एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 22 का पार्ट 5, जिसमें हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वासुदेव एस गायतोंडे 1924 से 2001 ईस्वी। वासुदेव एस गायतोंडे के चित्र आमूर्तन का एक बिल्कुल भिन्न रूप प्रस्तुत करते हैं और आधुनिक भारतीय चित्रकला को जैसे आकृति और अमूर्तन की बहस से भी परे ले जाते हैं। उनके यहाँ अमूर्त रूपाकार ही नहीं, रंगतों के कुछ क्षेत्र भी बचे रहते हैं जो कि ना आकस्मिक हैं और ना ही रूप उद्देश्य हैं। निसंदेह गायतोंडे भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त चित्रकार रहे हैं। जन्म एवं आरंभिक जीवन। वासुदेव एस गायतोंडे का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर के उसकई गांव में 1924 ईस्वी में हुआ था। इस कलाकार ने आकारों के साथ जितने प्रयोग किए और रूपों को जितने स्तरों पर तोड़ा है, वैसा कोई भी दूसरा कलाकार नहीं कर सका। उनकी कला में यथार्थ का अमूर्तन संज्ञान है तो वस्तु का निरपेक्ष बोध भी है। गायतोंडे की आरंभिक शिक्षा नागपुर में ही हुई। 1948 ईस्वी में उन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा प्राप्त किया। अपने काम से शीघ्र ही उन्होंने अपने से वरिष्ठ और समकालीन कलाकारों का ध्यान आकृष्ट कर लिया। 1947 ईस्वी में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना के समय से ही वह उससे समृद्ध हो गए थे। इस ग्रुप में सूजा, रजा, हुसैन आदि चर्चित कलाकार सक्रिय थे। उन्होंने समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया और भारत के साथ साथ विदेशों में भी कई प्रदर्शनियां आयोजित की। पूर्वी यूरोपीय देशों के अनेक कलाकारों ने गायतोंडे की कला की प्रशंसा की और उन्हें भारत की पारंपरिक कला का नवोन्मेषी समकालीन कला का अग्रदूत कहा। 1964 ईस्वी में उन्हें रॉकफेलर छात्रवृत्ति मिली। वह न्यूयॉर्क में रहे, फिर बोस्टन, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को में भी घूमे। उनके पसंदीदा अमेरिका चित्रकार रहे मार्क रोथको और एडोल्फ गाटलीवा। अमेरिका से लौटते हुए वे जापान गए। वहाँ क्योटो जाने पर उन्होंने कई बुद्ध और जैन गार्डन देखे। वहाँ से लौटने के पश्चात जैन दर्शन उन पर हावी हो गए। जैन आर्ट ऑफ आर्चरी नामक पुस्तक ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। फिर हम पढ़ेंगे गायतोंडे की कला। गायतोंडे की कला में एक गहरी प्रशांति है। जब भी हम इनके किसी चित्र को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है एक मौन दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ ना कोई नाद है ना विनाद। हमारा ध्यान उनके रंगों पर ही टिकता है जो किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हुए नहीं लगते हैं। उनका होना ही जैसे उनकी शिनाख्त हो। गायतोंडे के अमूर्त रूपाकार और उनके रंगों में हम कभी शानदार आकाश के रूपांकर तलाश करते हैं, कभी किसी बर्फीले या निर्जन प्रदेश में सूर्य चंद्र की रश्मियों का एक खेल देखते हैं और कभी कभी उनमें से दूर ग्रह नक्षत्रों का प्रतिबिंबन देखते हैं। रजा राजकुमार, गायतोंडे और अंबादास की कला से पहले हमें समकालीन भारतीय कला में अमूर्तन का वैसा रूप नहीं दिखता जैसा कि इन चित्रकारों के काम में संभव हुआ। गायतोंडे के लिए अमूर्तन कोई प्रयोग वाली चीज़ नहीं थी। वह रंगों के स्वभाव में उतरने की और किन्हीं अंतरस्थ रूपाकार की अपूर्ण पहचान को प्रत्यक्ष करने की एक प्रक्रिया थी। अचरज नहीं है उनके अमूर्त रूपाकार और उनके लिपि मूलक संकेत चिन्ह मोटिक हमसे यही आग्रह करते हुए मिलते हैं कि हम उनको किसी निश्चित अर्थों में ना बांधें, बल्कि उनकी अर्थ छटाओं को और पनपने दें। गायतोंडे की कला में गहरा संतुलन है। वह चित्र धरातल को अपने रंगों और रूपाकार से मापते हुए भी लगते हैं, यानी रंग, रेख, रूपा और संकेत चिन्ह को सदे हाथ से संवारा गया है। इस अर्थ में वह अपनी एक समकालीन कलाकार नसरीन मोहम्मदीन के निकट दिखाई पड़ते हैं। जैसी संक्षिप्त प्रिसिजन, परिशुद्धता नसरीन की कला में है, वैसा ही गायतोंडे की कला में भी है। इतना अवश्य है, चित्र रूपों के मामले में दोनों बहुत भिन्न हैं। गायतोंडे का रिश्ता राजकुमार के चित्र संसार से भी है। यह रिश्ता अमूर्तन को साधने का तो है ही, रंगों, रूपकार को और रंग सामग्री को विविधता और गहरी संवेदना के साथ बरतने का भी है। संभवतः यह समानता दोनों में गहरी मैत्री का नतीजा है। राजकुमार दिल्ली में गायतोंडे के सबसे करीबी दोस्त रहे हैं। उनके आरंभिक चित्रों पर पाल ली बहुत प्रभाव था। गायतोंडे का रंगों के प्रति एक गहरी समझ और संवेदना थी। लाल और पीले रंगों से बने उनके चित्र संख्या में अधिक हैं। इसके बावजूद विभिन्न रंगों के संयोजन से बने उनके चित्रों की संख्या भी कम नहीं है। उनके कैनवास कई रंगों परतों
का एहसास कराते हैं। रंग उनके चित्रों में एक भिन्न भिन्न प्रकार के टेक्सचर का बोध कराते हैं। गायतोंडे का रेखांकन भी उनके चित्रों की तरह अत्यंत महत्वपूर्ण है। काले सफ़ेद रंग में उनके अनेकों रेखांकन ज्यामिति और लिपिमूलक हैं। उनका सुलेखन बेहद आकर्षक है, जो किसी स्क्रिप्ट की कैलीग्राफी की तरह है। जब 1994 ईस्वी में रेखांकनों की एक अखिल भारतीय प्रदर्शनी ड्राइंग 94 नाम से की गई, तब गायतोंडे के बहुत से रेखांकनों को भी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। इनमें से कागज़ पर स्याही से रेखांकित वर्ष 1987 ईस्वी के 2 रेखांकन दर्शकों के बीच आकर्षक का खासा केंद्र है। उपयुक्त दोनों रेखांकनों में से एक रेखांकन ड्राइंग 94 के कैटलॉग में प्रकाशित भी हुआ था। गायतोंडे को एक शांत चित्र व्यक्ति और कल्पना की पूर्ण पहुंच वाला चित्रकार माना जाता है। वैचारिक रूप से उन्होंने स्वयं को अमूर्त चित्रकार कभी नहीं माना और वह ऐसा कहा जाना पसंद भी नहीं करते थे। बैलेंस उनके चित्रों का प्राण रहा है। उनका रोलर, ब्रश, नाइफ कैनवास पर बैले डांसर की भांति विचरण करते दिखाई देते हैं। ये जो चित्र है वासुदेव एस गायतोंडे, शीर्षकहीन कैनवास पर तेल रंग, संग्रह है किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यू दिल्ली। वह अपनी कृतियों को गैर वस्तुनिष्ठ एक प्रकार का व्यक्तिगत चित्रलेख सुलेख संबंधित आविष्कार कहते थे, जो चित्रित सतह को चौंकाने वाले सहज बोध का ज्ञान कराता है। उनका कार्य जैन दर्शन के अलावा प्राचीन सुलेख से भी प्रभावित है। चित्र प्रदर्शनी, उनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी सन 1959 ईस्वी में दिल्ली में लगी थी। उसके बाद सन 1966 ईस्वी में दिल्ली में ही उनकी प्रदर्शनी लगी। उससे पहले 1965 ईस्वी में न्यूयॉर्क में उनकी प्रदर्शनी लग चुकी थी। अक्टूबर 2014 में न्यूयॉर्क के सोलोमन आर गुगेनहाइम म्यूजियम में उनके चित्रों की पहली बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शीर्षक था वी.एस. गायतोंडे पेंटिंग्स एज प्रोसेसेस, पेंटिंग्स ऑफ लाइफ। चित्र नीलामी, वह पहले भारतीय समकालीन चित्रकार थे जिनकी एक कृति मुंबई में 2005 के ओशियन कला नीलामी में रिकॉर्ड 92 लाख रुपए 9 मिलियन में बेची गई। 2013 में गायतोंडे की एक शीर्षकहीन पेंटिंग 237 मिलियन में बिकी, जिसने क्रिस्टी की भारत में होने वाली इस पहली नीलामी में एक भारतीय कलाकार के लिए रिकॉर्ड बनाया। 16 दिसंबर 2015 को क्रिस्टी द्वारा मुंबई में हुई नीलामी में वी.एस. गायतोंडे की 1995 ईस्वी की एक शीर्षकहीन आयल पेंटिंग 30 करोड़ रुपए में बिकी थी। इसके अलावा 16 सितंबर 2019 को सैफरन आर्ट की ओर से मॉडर्न रेवेन्यू आर्ट पर लगी लाइव नीलामी में गायतोंडे द्वारा 1982 ईस्वी में बनाई गई एक शीर्षकहीन पेंटिंग 26.9 करोड़ रुपए में बिकी। यह पेंटिंग 5 सबसे महंगी भारतीय कलाकृतियों में से एक है। 1961 ईस्वी में गायतोंडे द्वारा बनाई गई एक शीर्षकहीन पेंटिंग 11 मार्च 2021 को हुई एक नीलामी में 39.98 करोड़ रुपए में बिकी है। यह अब तक का भारतीय पेंटिंग्स की नीलामी का रिकॉर्ड है। चित्र संग्रह, गायतोंडे के चित्र आज देश विदेश के कई प्रतिष्ठित संग्रहालयों में हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित उनके प्रमुख चित्र में हैं ट्री ऑफ लाइफ एंड थेट, कैनवस पर तेल रंग चित्र, कैनवस पर तेल रंग ड्राइंग, कागज़ पर स्याही, लाल रंग में संयोजन, कैनवस पर तेल रंग, श्वेत श्याम रेखा चित्र, कागज़ पर स्याही। गायतोंडे का स्क्रेल सीरीज का एक चित्र बाल छाबड़ा के निजी संग्रहालय में तथा रेड कैनवास शीर्षक चित्र डॉक्टर कामत के निजी संग्रहालय में है। गायतोंडे के अन्य प्रमुख चित्रों में हामी भाभा अध्ययन करते हुए, शीर्षकहीन कैनवास पर तेल, शीर्षकहीन कैनवास पर तेल, शीर्षकहीन कैनवास पर तेल, शीर्षकहीन कैनवास पर तेल, शीर्षकहीन कैनवास पर तेल तथा पेंटिंग फर्स्ट तेल, ब्लू अब्स्ट्रैक्ट, टू फेसेस, मानसून स्पीच आदि है। पुरस्कार सम्मान, 1950 ईस्वी में गायतोंडे को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का रजत पदक मिला। 1957 ईस्वी में आयोजित युवा एशियाई कला प्रदर्शनी में उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। 1971 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री भी से अलंकृत किया गया। फिल्म, सुनील कालदत्ते द्वारा निर्देशित गायतोंडे नामक फिल्म 1965 ईस्वी में पेरिस के फिल्म महोत्सव में एशिया की एकमात्र फिल्म के रूप में समाविष्ट हुई। बाद में 1997 ईस्वी में एथेंस में संपन्न फिल्म महोत्सव में एक उल्लेखनीय फिल्म के रूप में प्रदर्शित की गई। निधन, 60 के दशक में वह मुंबई छोड़कर दिल्ली के निजामुद्दीन ईस्ट में आ गए।
यहीं 10 अगस्त 2001 को 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। फिर हम पढ़ेंगे शिल्प चक्र नई दिल्ली, स्थापित 25 मार्च 1949 ईस्वी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली ही कला गतिविधियों की एकमात्र सरकारी संस्था थी। इसका नियंत्रण और व्यवसायिक सदस्यों के पास था, जिससे इसकी कार्यप्रणाली से कलाकार संतुष्ट नहीं थे। B.C. सान्याल, कंवल कृष्ण, K.S. कुलकर्णी, धनराज भगत तथा कुछ अन्य कलाकारों ने मिलकर आईफैक्स के स्थायी सदस्यों के साथ समस्या का समाधान खोजने के लिए एक असफल वार्ता की। फलस्वरूप कंवल कृष्ण, K.S. कुलकर्णी तथा प्राणनाथ मांगो, जो आईफैक्स की साधारण सभा 1948 से 49 ईस्वी के सदस्य थे, ने त्यागपत्र देकर धनराज भगत व B.C. सान्याल के साथ 25 मार्च 1949 ईस्वी को दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। इसमें हरकृष्ण लाल, K.C. आर्यन, दमयंती चावला, दिनकर कौशिक, जया अप्पा स्वामी, श्रीनिवास पंडित, S.L. पराशर तथा ब्रजमोहन मनोहट भी सम्मिलित हुए। यह ग्रुप निरंतर उन्नति करता गया तथा अनेक सह सदस्य व छात्र सदस्य भी जुड़ने लगे, जिनमें देवयानी कृष्ण, रामेश्वर बूटा, जगमोहन चोपड़ा, परमजीत सिंह, अनुपम सूद आदि प्रमुख थे। शिल्पी चक्र के अधिकांश कलाकार विभाजन की त्रासदी को झेल चुके थे। शिल्पी चक्र की वार्षिक प्रदर्शनी में सदैव एक गैर सदस्य कलाकार भी अतिथि रूप में आमंत्रित होता था, जिनमें सैलोज मुखर्जी तथा K.G. सुब्रमण्यम उल्लेखनीय हैं। प्रारंभ में शिल्पी चक्र के सदस्यों की बैठकें दिल्ली के जंतर मंतर में खुले में होती थीं, फिर जंतर मंतर रोड पर होने लगीं, फिर उसके बाद 26 कोल मार्केट सान्याल स्टूडियो में होने लगी। 1957 ईस्वी में इस संगठन को स्थायी कार्यशाला शंकर मार्केट को फ्लैट 19F आवंटित हुआ। इस स्थान पर वार्षिक प्रदर्शनी व संगोष्ठियां होने लगीं। कालांतर में ग्राफिक स्टूडियो भी स्थापित किया गया। यहाँ से चित्र विक्रय किए जाने लगे तथा जो क्रेता एक साथ कीमत नहीं दे पाते थे, उन्हें धीरे धीरे कीमत चुकाने की व्यवस्था भी थी। दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रयास से दिल्ली में 7 अक्टूबर 1949 ईस्वी को धूमिमल कलाधीरा में खुलने भी एक ऐतिहासिक कार्य था, जिससे प्रदर्शनी की सुविधा और सुलभ हुई। शिल्पी चक्र 1960 ईस्वी तक अधिक सक्रिय रहा तथा उसके पश्चात शिथिल होता गया। शिल्पी चक्र ने भारतीय समकालीन कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। वस्तुतः शिल्पी चक्र ने प्राचीन कला आदर्शों के पक्षधरों की समानतावादी जड़ता व रूढ़िवादिता को छिन्न भिन्न कर दिया था। जीवन के नवीन मूल्यों को सुदृढ़ करने वाले इन अभिनव कलाकारों ने कला क्षेत्र में एक गंभीर व पारंगत चित्रकार के रूप में अनेक माध्यमों में विशिष्ट दृष्टिकोणों के साम्राज्य द्वारा कला प्रणालियों को विकास समान दिशा की ओर अग्रसर किया। K.S. कुलकर्णी ने ऐसे अछूत प्रयोग किए जो पूर्व व पश्चिम की नवीन प्रणालियों के प्रतिनिधि हैं। अभिव्यंजनावादी तथा प्रभाववादी का प्रभाव विशेषतः हावी रहा। कंवल कृष्ण ने अपनी कला तकनीक को एक ऐसी नवीन विचारता प्रदान की। धनराज भगत ने मूर्तिकला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया। उनकी कृति में विजय सूचक पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण रही, क्योंकि उनमें प्राचीन परिचित बिंबों को पुनः जीवन दिया गया है। जया अप्पा स्वामी के विशाल भू आंचल और उसमें फैली पर्वत श्रृंखला, राजकुमार के अमूर्त दृश्य चित्र, कृष्ण खन्ना के बैंडबाजा विषयक चित्र, रामेश्वर बूटा के आदिम रूप, सतीश गुजराल के म्यूरल व वस्तु भारतीय समकालीन कला के विकास में सार्थक भूमिका निभाते हैं। B.C. सान्याल 1902 से लेकर 2003 ईस्वी। भवेश चंद्र सान्याल, जिन्हें आमतौर पर B.C. सान्याल या भवेशता के रूप में जाना जाता है, भारतीय आधुनिक कला के प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। सान्याल कलाकारों की 3 पीढ़ियों के मार्गदर्शक रहे। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने न केवल 3 बार 1905, 47 और 71 ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजक को देखा, बल्कि अपने सभी चरणों में 20वीं सदी की भारतीय कला के विकास को भी देखा। जन्म एवं आरंभिक जीवन 22 अप्रैल 1902 ईस्वी को B.C. सान्याल का जन्म असम के धुबरी शहर में हुआ था। जब वे 4 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी परवरिश उनके चाचा ने की थी। उनके चाचा रंगमंच के कलाकार थे। उन्होंने सान्याल को भी अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। आरंभ में सान्याल ने कई छोटी भूमिका की। ब्रह्म समाज ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त करने के उपरांत 1920 से 23 ईस्वी तक उन्होंने श्रीरामपुर कॉलेज ऑफ आर्ट्स पश्चिम बंगाल में पढ़ाई की।
1923 से 29 ईस्वी तक उन्होंने कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला अध्ययन किया, जहाँ वे पारसी ब्राउन तथा जेपी गंगुली जैसे कलामंडलों के शिष्य थे। इसी दौरान वह कलकत्ता के सांस्कृतिक जीवन के निकट से परिचित हुए। यामिनी राय का सानिध्य उन्हें इन्हीं दिनों मिला। उनके कैरियर में महत्वपूर्ण मोड़ 1929 ईस्वी में आया, जब उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय की एक आवाक्ष प्रतिमा बस्ट गढ़ने के लिए पंजाबी फर्म कृष्णा प्लास्टर वर्कर्स द्वारा अनुबंधित किया गया। लाहौर प्रवास के दौरान ही उन्हें मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाने का निमंत्रण मिला। वह जल्द ही इस स्कूल के उप प्रधानाचार्य बन गए। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स को लॉकवुड किपलिंग लेखक रुडयार्ड किपलिंग के पिता ने आरंभ किया था। बाद में यहाँ के दो छात्र सतीश गुजराल और कृष्ण खन्ना आज़ादी के बाद आधुनिक कला के प्रमुख वाहक बने। 1936 ईस्वी में सान्याल ने मेयो स्कूल से इस्तीफा दे दिया और इसी वर्ष 1936 ईस्वी में लाहौर में ही उन्होंने लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से अपना एक स्टूडियो स्थापित कर लिया। यह स्टूडियो बहुत सफल हुआ और थोड़े ही समय में इसने अपने को कलागत गतिविधियों का केंद्र बना लिया। 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के पश्चात जब लाहौर में रहना असंभव हो गया, तो विवश होकर वह अपनी पत्नी स्नेहलता, गज़ल गायिका व थिएटर आर्टिस्ट के साथ दिल्ली आ गए और स्वतंत्र रूप से काम करने लगे। दिल्ली के 26 गोल मार्केट में उन्होंने अपने एक स्टूडियो अप गैलरी 26 की स्थापना की। यहाँ पर लेखन, चित्रकार, कवि, दार्शनिक सभी का जमघट लगा रहता था। आरा धनराज भगत, सतीश गुजराल, सैल पसरीचा, देमपत्ति चावला आदि अनेक युवा कलाकारों को उन्होंने कला के विभिन्न प्रयोग करने की प्रेरणा दी। सरोजनी नायडू, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उदय शंकर, फैज अहमद फैज, मौलाना चिराग, हसन हसरत आदि कई मशहूर शख्सियों के वह निकट रहे। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, वीसी सान्याल, बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी, कैनवास पर तेल रंग, संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला, नई दिल्ली। दिल्ली में ही उन्होंने अन्य कलाकारों के साथ 25 मार्च 1949 ईस्वी को दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। वह संस्था के पहले चेयरमैन अध्यक्ष भी चुने गए। उन्होंने 1951 ईस्वी में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के लिए एक म्यूरल निर्मित किया। दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत संचालित दिल्ली पॉलिटेक्निक, वर्तमान कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ललित कला संकाय में 1952 ईस्वी में पहले प्रोफेसर व बाद में विभाग अध्यक्ष बनाए गए। 1955 ईस्वी में सान्याल नेपाल सरकार के कला शिक्षा सलाहकार बनाए गए। 1955 से 56 ईस्वी में भारतीय कला प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख की हैसियत से उन्होंने रूस सहित पूर्वी यूरोप के देशों की यात्रा की। कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने 1959 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, यूरोप आदि कई देशों की यात्रा की। सान्याल ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली से भी जुड़े रहे तथा ललित कला अकादमी के साधारण सभा तथा कार्यकारी मंडल के सदस्य रहे और 1960 से 69 ईस्वी तक कुल 8 वर्षों तक सचिव के पद पर आसीन रहे। सान्याल ने इन वर्षों में अपनी समर्पित सेवा भाव व कल्पनाशील उद्यम से अकादमी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई। उनके कार्यालय में अकादमी के प्रकाशन और प्रदर्शनी शिविर आदि कार्यक्रमों में गुणात्मक परिवर्तन आया और अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का पहला त्रिवार्षिक भारत त्रिनाली इन्हीं के कार्यकाल में 1968 ईस्वी में आयोजित हुआ। इसके बाद सान्याल को अकादमी का अध्यक्ष भी चुन लिया गया। 1963 ईस्वी में सान्याल न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कला कांग्रेस में हिस्सेदारी करने गए और 1964 ईस्वी में अनेक यूरोपियन देशों की यात्रा की। 1966 ईस्वी में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय कला कांग्रेस में भाग लेने के लिए जापान भी गए। इनके काम 1953 ईस्वी में वेनिस द्विवार्षिक और 1965 ईस्वी में साओ पाओलो द्विवार्षिक में प्रदर्शित हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बहुत चर्चा हुई। वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भी सदस्य रहे। इसी अवधि में उन्होंने अपने बहुचर्चित स्केयर क्रो चित्र श्रृंखला पर कार्य किया। बीसी सान्याल की कला। आधुनिक भारतीय कला आंदोलन के प्रारंभ में सान्याल तथा अनेक समकालीन कलाकारों ने अग्रणी भूमिका निभाई। कला की विविध गतिविधियों में भाग लेते रहने के बावजूद सान्याल ने चित्रण कार्य में कोई कटौती नहीं की। वे निरंतर सृजनरत रहे। वे भावुक प्रवृत्ति के थे। सामाजिक चेतना को लेकर उनकी कला विकसित हुई और रेखांकन, रक्ष दक्षता और सहज कल्पना से सामर्थ्य उनकी कला में निरंतर बना रहा।
उनका आरंभिक कार्य अकादमी पद्धति का था। कुछ कृतियों में हास्य कपट भी था, जिनमें से कुछ चित्र उन्होंने स्वयं से संबोधित भी अंकित किए। गांधी जी का चित्र उनकी सर्वोत्तम कृतियों में से एक है। वह जल रंग तथा तेल रंग दोनों माध्यमों में समान अधिकार रखते थे। उन्होंने कल्पना और यथार्थता दोनों के मेल से चित्रकृति तैयार की। उन्होंने ग्राफिक पद्धति तथा मूर्ति शिल्प में भी कार्य किया। कुछ श्रृंगारपूर्ण आकृति भी अंकित की। गरीबों, उपेक्षितों, मुसीबतों के मारे, दर्दमंदों, जरूरतमंदों और समाज से चोट खाए व्यक्तियों का उन्हें चित्रण किया। जाति बहिष्कृत, बाल बधू, नारी और पक्षी, माँ और शिशु और भारी मन उनकी उदास नारी से संबंधित चित्र हैं। उखड़ते हुए गोल मार्केट के भिखारी, माँ, बच्चे, मेरे पड़ोसी भिखारी, आश्रयहीन लड़की, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, पूर्व अभ्यास आदि चित्रों में मदद की टीस और प्राणों की कचौट है। हुमायूं का मकबरा और निजामुद्दीन के मेले में जैसे उनके चित्र सहज अंकनों व रंगों के माध्यम से हमारे मर्म को स्पर्श करते हैं, उनका प्रकृति प्रेम सर्वविदित है। सान्याल के सैरो लैंडस्केप में देहांत को ताजगी तथा रंगों में वातावरण की सत्यता है। आद्रेटा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने एक घर की ही नहीं बनाया, बल्कि कई साथी कलाकारों की मदद से कलाकारों की एक बस्ती, आर्टिस्ट कॉलोनी ही बनाने की चेष्टा की। वहाँ राजकुमार, परमजीत सिंह और सोवा सिंह जैसे चित्रकारों के भी ग्रीष्मकालीन स्टूडियो थे। सान्याल ने हिमाचल प्रदेश की धौलाधर पर्वत श्रृंखलाओं को जल रंग से अद्भुत तरीके से चित्रित किया। इन कृतियों की पर्वत श्रृंखलाएं, उन पर उमड़ते हुए बादल, उनके प्रकाश की विभिन्न रंगतें हमें सहज ही मोह लेती हैं। अपने दृश्य चित्रों में उन्होंने लहलहाते खेतों, खलिहानों और ग्राम्य प्रकृति को चित्रित किया है। लाल, नीला और पीला उनके प्रिय रंग थे, जो उनकी कलाकृतियों में कहीं न कहीं दिखाई देते हैं। आधुनिक कला की अराजकता से अप्रसन्न होकर उन्होंने प्रतीकात्मक शैली में भी कुछ चित्र अंकित किए, जैसे 1962 ईस्वी में अंकित शिव की मूर्खाकृति कैनवास पर तेल रंग शीर्षक चित्र में उनके केशों के घुमाव संहार के तत्व को छिपाई दिखाई दे रहे हैं। सान्याल को पशुओं के अध्ययन चित्रों में भी कमाल हासिल था। सान्याल के घूंघट या पर्दे से ढकी नारी आकृति के चित्र निराशा तथा फटी आंखों से किसी अज्ञात व्यथा अथवा रहस्य की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने कागज पर स्याही से बिल्लियों के अनेकानेक चित्र अंकित किए। उनमें अपने पर भी हंस सकने की क्षमता है। यह उनकी पतंग श्रृंखला वाले चित्र बखूबी दर्शाते हैं। उनके मूर्ति शिल्प और चित्र शिल्प दोनों ही माध्यमों से बनाई छवियां पोर्ट्रेट बहुत सराही गईं। इस संबंध में एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि हम जो आंखों से देखते हैं उसकी प्रकृति भी पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट स्तर फोटोग्राफी नहीं है। पोर्ट्रेट बनाने की प्रक्रिया से एक कलाकार दूसरे मनुष्य मॉडल के संपूर्ण बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को अपनी पैनी आलोचकीय निगाहें से देखता है। उनके द्वारा निर्मित हैंड ऑफ सेलोज मुखर्जी वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित था। द एसेडिंग ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन एंड द वर्ल्ड, आई फ्लाई काइट, द लास्ट मुगल, द टाम्स एंड आई, द माउंटेन एंड आई, पोर्ट्रेट ऑफ मॉन्यूमेंट, कैनवास पर तेल आदि अति यथार्थवादी कंपोजिशन हैं। बीसी सान्याल के अन्य प्रमुख चित्रों में राजस्थानी महिला, 3 महिला, कपोत और महिला, खेत में महिला, हनुमान संप्रदाय एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ आदि है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में भवेशता के स्मरणों को संकलित कर द वर्टिकल वुमेन, अनुलंब स्त्री नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया है। वरिष्ठ कला समीक्षक शांतो दत्ता ने इन संस्मरणों का सुयोग संपादन किया है। दरअसल द वर्टिकल वुमेन 1966 से 67 धौलपुर प्रस्तर भवेशता को एक मूर्ति शिल्प का शीर्षक है, जो वर्तमान में गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट चंडीगढ़ में प्रदर्शित है। संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित सान्याल के प्रमुख चित्रों में बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी कैनवास पर तेल रंग, निजामुद्दीन के मेले 1950 ईस्वी कैनवास पर तेल रंग तथा भारतीय कागज पर तेल रंग आदि है। उनका एक चित्र होमवर्ड वर्तमान में गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में प्रदर्शित है। क्रेयॉन से बनाया गया उनका आत्मचित्र 1419 ईस्वी उनके निजी संग्रहालय में है। पुरस्कार और सम्मान श्री सान्याल को ललित कला अकादमी ने 1980 ईस्वी में अपना सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्यता से मनोनीत किया। उन्हें 1984 ईस्वी में भारत रत्न से पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ। वर्ष 1993 ईस्वी में शांति निकेतन विश्व भारती में उन्हें गगन अवन पुरस्कार दिया। बाल्टीमोर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मेयर ने उन्हें 1989 ईस्वी में मानद नागरिकता देकर पुरस्कृत किया। अभिनय 1997 ईस्वी में उन्हें राजन खौसा के निर्देशन में बनी फिल्म डांस ऑफ द
में मुनीर बाबा का यादगार किरदार निभाया है। निधन 9 अगस्त 2003 ईस्वी को 102 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली के निजामुद्दीन में उनका निधन हो गया। उदात्त भाव वाले भारतीय कला के इस शिखर पुरुष को जिन्होंने निकट से देखा, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति प्रणति भाव से बराबर उत्सुक रहे और आगे भी बढ़े। तो ये आपका चैप्टर 22 का पार्ट 5 यहीं कंप्लीट होता है। पार्ट 6 कल आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।